Yes, good evening to all of you friends. We started class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so 9 p.m. we start this class. My first question is can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू में वोट कीजिए. हर्ष, पुष्पेश, काजल, तविश, प्राची, कुसुम, अंकिता, दिग्विजय, सैम, अंजलि, अनदर, डांस, जस्ट मूव फॉरवर्ड. 3% लोग बोलेंगे देख सकते हैं तो कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, एडवांस डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. होपफुली शुड वर्क. मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, इंटरनेट की स्पीड सही है, देन इट शुड वर्क. क्लास में जो भी डाउट है तो आप नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए जिसका लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. और फिर वेडनेसडे पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड करता हूँ. प्रीलिम्स को अभी 34 या 33 वीक्स आर लेफ्ट. तो हम लोग पढ़े थे इकोनॉमी और वहाँ पर डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस में कंपनियों के प्रॉफिट पे लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स, गूगल वगैरह फॉरेन कंपनीज पे लगने वाली एक्विजिशन लीवाई जो कि बंद हो गई. कुछ कंपनियां बोली थी जीरो प्रॉफिट है तो मैट लगता था. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो बंद हो गया, बायबैक टैक्स चालू है, कैपिटल गेन्स टैक्स लेकिन उसमें मकान खरीद के बेचो तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिले कि नहीं उसकी कंट्रोवर्सी समझी थी. पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है वो देखा था. इसके बाद आज जो समझने हैं वो छोटे छोटे एक दो लाइन के मुद्दे हैं. अलग अलग सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, टॉबिन टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, ये सब और कुछ एक एक लाइन के और मुद्दे. एचयूएफ क्या होता है, एडवांस टैक्स क्या है वगैरह. देखिए एक तो होता है इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर में और आप. लेकिन अगर जो कोई हिंदू परिवार ये कहे कि हम लोग साथ रहते हैं और अपना जो भी ये किराने की दुकान है या छोटा सा बिजनेस है हम लोग साथ में कर रहे हैं और हमारी जो एसेट्स हमने कमाइन करके ये सब किया है तो वो बन जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाने से क्या होता है, इनकम टैक्स में कुछ फायदे मिलते हैं. तो देयर इज सम बेनिफिट. वो एक्चुअली क्या फायदे मिलते हैं हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, वी आर नॉट हियर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम. बट जैसे एक लाइन में याद रखना है कि देयर इज वन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर टैक्स पर्पस. फिर एडवांस टैक्स क्या. देखिए अगर आप नौकरी करते हैं आपको सैलरी मिल रही है तो इनकम टैक्स कैलकुलेशन बहुत आसान है जो हमने कल पढ़ा था. इनका तो काम हो गया. मुकेश अंबानी को कंपनी के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स भरना है, उसका भी काम आसान है क्योंकि उसने अकाउंटेंट्स को नौकरी पे रखा होगा जो सब गिन के बोल देंगे इतना टैक्स भरना है, तो उसका भी काम आसान हो गया. लेकिन कुछ लोग जो इन दोनों के बीच में होते हैं जो ना तो सैलरी एम्प्लॉय है ना कोई बड़ा बिजनेसमैन है, बीच वाले लोग जैसे वकील, फैशन डिजाइनर, डॉक्टर, ये सब क्या सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांस टाइप प्रोफेशनल है, कंसल्टेंट है. इनको तकलीफ क्या होती है, दे कैन नॉट हायर अ फुल टाइम अकाउंटेंट क्योंकि इतना भी बड़ा बिजनेस नहीं होता कि किसी को टाइम नौकरी पे रखे अकाउंटेंट के रूप में. और खुद से सब प्रॉफिट कैलकुलेट करके टैक्स भरना है वो सब भी मुश्किल हो जाता है, खासकर डॉक्टर के लिए. किसी से फी ली होगी, कोई गरीब आया होगा फी नहीं ली होगी तो सबका हिसाब किताब भी नहीं लगता होगा. तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो जो बीच में फ्रीलांस प्रोफेशनल्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन उनको क्या करना चाहिए, उनको भी भरना तो इनकम टैक्स ही है. लेकिन इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, आपकी इनकम कितनी है. इनको कहा जाएगा कि आपकी ग्रॉस इनकम क्या है. मान लो कोई डॉक्टर कह दे मैं 10 लाख कमाता हूँ जो भी, तो फिर सरकार कहेगी ठीक है ये जो 10 लाख है इसका मान लो 50% हम आपका प्रॉफिट गिन लेंगे और बस उस 50% प्रॉफिट के ऊपर आप इनकम टैक्स भरो कितना, 5%, 20%, 30%, वो जो भी टैक्सेबल इनकम के स्लैब में आता है ऐसा हम करेंगे. उसी तरह मान लो कोई फैशन डिजाइनर है वो कि मेरे 12 लाख कमाती हूँ मैं, लेकिन वो उसका प्योर प्रॉफिट आप नहीं बोल सकते क्योंकि उसने कपड़े खरीदे होंगे, सिलाई की होगी, बेचा होगा, मार्केटिंग के खर्चे. तो वट एवर इज ग्रॉस इनकम सपोज 100, तो कहा जाएगा अच्छा इसका X% निकालो जो आपका प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट पे ये स्लैब के हिसाब से जो भी 5, 20, 30 या न्यू टैक्स रिजीम है तो उस हिसाब से गिनो, ऐसा कुछ कर लेना. तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. प्रिजम्पटिव में हमने प्रिज्यूम क्या किया उसका प्रॉफिट, कि आपने 100 रुपए कमाया तो उसमें X% आपका प्रॉफिट. ये तो फॉर्मूला है टू कैलकुलेट इनकम टैक्स. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वो कोई अलग टैक्स है ऐसा नहीं, ये तो प्रोसेस है टू कैलकुलेट इनकम टैक्स. आगे तो एक एक लाइन में याद रखना है, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. अब तीसरा आता है एडवांस टैक्स. देखिए हमने पढ़ा था कि जितना पैसा जो भी इनकम टैक्स और अलग अलग टैक्स आते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा. उधर से सरकार सैलरी देगी, नया जीप कार खरीदेगी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाएगी, तो दिस विल गो. लेकिन ये टंकी में पानी भरना तो चाहिए, पीपल हैव टू पे द टैक्सेस. अब मान लीजिए मुकेश अंबानी ये कहे कि देखो फाइनेंशियल ईयर जो है पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई से लेकर अगले साल 31 मार्च तक उसका सारा डायरेक्ट टैक्स मैं भरूंगा. कब भरूंगा, 31 मार्च तो 11:59 पे, क्योंकि टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च है तो उसकी आधी रात में 1 मिनट बाकी है तब मैं तो टैक्स भरूंगा. तो सरकार को तकलीफ हो जाएगी क्योंकि पूरा साल तो उसकी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया खाली रहेगी और ये तो आखिरी तारीख में तो पूरा साल काम कैसे करेंगे. तो गवर्नमेंट वुड वांट कि आप जो भी आपको टैक्स भरना है आप थोड़ा एडवांस में इंस्टॉलमेंट भरते रहो. इसलिए ये जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको करोड़ों रुपए में टैक्स भरने, उनको सरकार कहेगी आपको भरना तो इनकम टैक्स ही है या कॉर्पोरेशन टैक्स ही है, लेकिन वेट मत करो 31 मार्च तक. क्वार्टरली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में भरो. जस्ट गिव मी अ मिनट में, ये खिड़की दरवाजे बंद. इधर सब पड़ोस में बेकार पब्लिक रहती है, पूरा दिन चिल्लम चिल्ली करती रहे. इसलिए हमेशा मैं आपको कहता हूँ आईएएस आईपीएस बनो क्योंकि आपको सरकारी बंगला मिलता है, उसके आजू बाजू में बड़ा सा बगीचा होता है, उसके बाद सब फिर पब्लिक रहती है. तो नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर लिविंग, चिल्लम चिल्ली कितना करे भी बच्चे उनके झगड़ते रहें, रोते रहें, आपको डिस्टर्बेंस नहीं, आप शांति से अपना सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज. एनीवेज तो मैं आपको बता रहा था एडवांस टैक्स. बात क्या थी कि मुकेश अंबानी साल के एंड में 31 मार्च की रात को 11 बजे टैक्स भरेगा तो पूरा साल सरकार सैलरी कैसे देगी सबको. इसलिए सरकार क्या बोलेगी बड़े बड़े लोगों को कि आपको जो टैक्स भरना है इनकम टैक्स है, कंपनी के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स है, आप एडवांस में भरो. मतलब कि पूरे साल में सपोज 10 करोड़ बनने आपको इनकम टैक्स, तो क्वार्टरली बेसिस पे अप्रैल से जून में 2.5 करोड़ एडवांस टैक्स भरो, जुलाई टू सितंबर 2.50 करोड़, अक्टूबर टू दिसंबर 2.50 करोड़ और फिर अगले साल जनवरी टू मार्च में 2.50 करोड़. तो भरना तो ये जो है वो इनकम टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स है, लेकिन इसको हम कहेंगे क्या एडवांस में भरना है आपको, तो इट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स. तो एडवांस टैक्स इज नॉट अ सेपरेट टैक्स, इट इज जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म कि एडवांस में आप भर दो. अब आप कहें लेकिन बाद में पता चले कि उसको कम टैक्स भरना था, तो क्योंकि हमने बात क्या करी कि कंपनी के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स है. अब हम कहें एडवांस में तुम भर दो, तुम्हारी कंपनी का एवरेज पिछले 3 साल का देखते हो 10 करोड़ टैक्स भर दो, लेकिन पता चले इस साल उसको सिर्फ 9 करोड़ ही प्रॉफिट हुआ था और उसका कम टैक्स भरना है, तो क्या, तो बाद में सरकार रिफंड कर देगी. इनिशियली एडवांस में आप टैक्स भर दो, बाद में पता चले आपको कम भरना था तो सरकार आपको पैसा रिफंड कर देगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ सरकार आपका एडवांस टैक्स का पैसा वापस भी कर देगी. इसको कहते हैं टैक्स रिफंड. तो वी आर लर्निंग अबाउट सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स, एचयूएफ, एडवांस टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. अब आगे समझते हैं शेयर बॉन्ड्स पे लगने वाले टैक्सेस. देखिए मान लीजिए हम जो भी शेयर या बॉन्ड खरीदा बेचा, तो सेकेंडरी मार्केट में आप बेचेंगे तो क्या, मैंने ओरिजिनली खरीदा था कॉस्ट प्राइस था, प्लस उस पे होगा प्रॉफिट मुझे, तो मैं सेलिंग प्राइस पे बेचूंगा किसी को. अब ये जो प्रॉफिट है तो हमने कल पढ़ा था इस पे क्या लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स. प्रॉफिट पे लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स. ये एक बात है. सामने वाले ने जो खरीद लिया शेयर या बॉन्ड, शेयर खरीदा तो उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड. बॉन्ड खरीदा तो उसको कंपनी से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट. ये सब उसकी टैक्सेबल इनकम में जाएगा, उस पे उसने भरना पड़ेगा इनकम टैक्स कितना, 5, 20, 30 वगैरह जो भी उसके स्लैब में आता है. तो रिमेंबर
शेयर का आपने बाइंग सेलिंग किया, उस पे आपको जो प्रॉफिट हुआ दैट इज सब्जेक्टेड टू कैपिटल गेन्स टैक्स। सामने वाले ने अपने पास रखा, उसको बाद में उसमें डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है तो वो उसकी टैक्सेबल इनकम है, उस पे सामने जो बायर है उसको क्या भरना पड़ेगा, इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, तो देखिए डायरेक्ट टैक्सेस ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। देखिए एक तो जो भी सेलिंग प्राइस होता है 100 रुपये में बेचा तो उस पे जो भी 0.1% समथिंग इतना टैक्स लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। डजंट मैटर प्रॉफिट पे बेचा कि लॉस पे बेचा, जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर कुछ टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट पे लगेगा फिर कैपिटल गेन्स टैक्स। ये ऐसी बात है, सेलिंग प्राइस के ऊपर लगेगा। देखिए आपने ओरिजिनली शेयर खरीदा था 100 रुपये में और आप उसे 10 रुपये के प्रॉफिट में 110 में बेच रहे हैं, तो जो 110 सेलिंग प्राइस इस पे लगता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जो आपको प्रॉफिट हुआ कितना 10 रुपीज, इस पे लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स। सामने वाले ने खरीद लिया, बाद में उसको जो भी उस पे डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा उस पे उसको भरना पड़ेगा इनकम टैक्स। तो एक ही चीज के ऊपर समझो ट्रांजैक्शन पे बहुत सारे टैक्स लगते हैं। एक एक लाइन के ही असल में तो, बट यस देयर आर सम टैक्सेस। सो आई गिव 30 सेकंड्स, ये चार दिमाग में उतारो। किसी कारण से मोबाइल स्क्रीन में ना दिख रहा हो ठीक से तो डोंट वरी, आपके हैंडआउट में भी दिया था, जूम इन करके बाद में देख लेना। प्रॉफिट पे कैपिटल गेन्स टैक्स, सेलिंग प्राइस के ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बाद में जो डिविडेंड या इंटरेस्ट है उस पे इनकम टैक्स। हाँ, तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ये किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस किसका शेयर है, बॉन्ड, एक्सचेंज रेट फंड, डेरिवेटिव, फ्यूचर ऑप्शन वगैरह पे ये लगता है। नॉर्मली 0.01% से लेके 2% डिपेंड करता है कौन से टाइप का शेयर है, बॉन्ड है, एक्सचेंज रेट फंड है, फ्यूचर ऑप्शन है। इसमें लेटेस्ट बजट में सरकार ने ये किया कि फ्यूचर ऑप्शन मार्केट के ऊपर ये टैक्स को बढ़ा दिया है। क्यों, ताकि पब्लिक उधर कम इन्वेस्ट करे, जो हमने आगे भी देखा था, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा सा बबल गुब्बारा बन रहा है, उसको रोकने के लिए। तो रिमेंबर इन द लेटेस्ट बजट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन द फ्यूचर ऑप्शन मार्केट। फ्यूचर ऑप्शन मार्केट क्या था, वो पिलर 1 सी में शेयर मार्केट में देख चुके हैं। तो ये हुआ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब उसके अलावा होता है कमोडिटी मार्केट, जहाँ पर एग्रीकल्चर, एनर्जी, जो भी ऑयल बैरल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब बेचा जाता है, उसकी ऑनलाइन रसीदें बेची जाती हैं, उसे कहते हैं कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट में भी जो आप बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस है उस पे लगेगा कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी जो भी आप बेचेंगे कमोडिटी एक्सचेंज पे, उस पे लगेगा कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कलेक्टिवली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स। क्योंकि असल में फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आप कुछ धंधा कर रहे हैं और आप पे टैक्स लग रहा है। अब कुछ लोग करेंगे पर ये तो बाइंग सेलिंग है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं बोल सकते। देखिए अपना हिसाब सीधा है, जो भी टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लेता है वो सब डायरेक्ट टैक्स है। तो दीज आर कलेक्टेड अंडर द पावर्स ऑफ जो भी इनकम टैक्स एक्ट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस लेता है तो हम इसे डायरेक्ट टैक्स मानेंगे। अब ये जो पूरी प्रोसेस थी कि हमने शेयर बॉन्ड बेचा, उसकी सेलिंग प्राइस पे यूनियन का क्या था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट भी सेलिंग प्राइस पे टैक्स लगाता है, जिसको कहते हैं स्टैंप ड्यूटी। तो ये आप जो भी शेयर बॉन्ड्स खरीद बेच रहे हैं उसके सेलिंग प्राइस पे स्टेट गवर्नमेंट की भी एक टैक्स लगती है, जिसको हम कहते हैं स्टैंप ड्यूटी। तो स्टैंप ड्यूटी क्या है, वो चाहे शेयर है, बॉन्ड है, सिक्योरिटीज ऐसी, या आप कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी का जो भी बाइंग सेलिंग करे तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से उस पे स्टैंप ड्यूटी लगेगी। कुछ और जात के लीगल एग्रीमेंट, जैसे आपने मकान किराए पे लिया तो उसका रेंट एग्रीमेंट होगा, रेंट एग्रीमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। उसी तरह दो लोगों ने पार्टनरशिप की है तो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है, उस पे स्टैंप ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पर समझो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, उसके साथ कोई लेन देन है नहीं। वो ये कहेंगे तुम्हारा ये जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी वैल्यू क्या है या सेलिंग प्राइस क्या है, उसके ऊपर हम ये स्टैंप ड्यूटी नाम का टैक्स लेते हैं। तो स्टैंप ड्यूटी इज अ टैक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जो शेयर मार्केट है, क्योंकि वो सब ऑनलाइन चलता है, तो अलग अलग, ये रिक्शा को जाने दो अभी। एक तो रिक्शा में केरोसिन भर के चला है तो आवाज बहुत आती हो, फिर उसको खुद को ही अपना गाना नहीं सुनाई दे तो फिर वो डबल जोर से टेप बजेगा अपना, देन दैट इज अ नॉइस पोल्यूशन। एनीवेज, तो मैं बता रहा था स्टैंप ड्यूटी मैं आपको बता रहा था शेयर बॉन्ड की सेलिंग प्राइस पे लगता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। लेकिन शेयर बॉन्ड्स का बाइंग सेलिंग सब ऑनलाइन होता है, तो हर एक स्टेट कहाँ बीएसई एनएसई के सर्वर के साथ तार जोड़ के वो ढूंढता फिरेगा क्या टैक्स लेना है। तो यूनियन गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी कलेक्ट कर लेगा। स्टैंप ड्यूटी जो भी है शेयर बॉन्ड का बाइंग सेलिंग हो रहा है उस पे स्टैंप ड्यूटी लगा, यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगा और फिर वो स्टेट को असाइन कर देगा। कौन से स्टेट को मिलेगा, तो सिंपल है, बाहर जिस स्टेट में बैठा है उस स्टेट को मिलेगा। तो स्टैंप ड्यूटी लगती है शेयर बॉन्ड के सेलिंग प्राइस पे, करेक्ट। कलेक्ट कौन करेगा, यूनियन, क्योंकि वो सीधा सेबी के द्वारा सीधा उसको बीएसई एनएसई से वो पकड़ना आसान है। और फिर वो स्टैंप ड्यूटी का पैसा स्टेट को दे देगा। कौन से स्टेट को देगा, तो बाहर का डोमिसाइल जहां पर है, ग्राहक खरीदने वाला जो बैठा था वो कौन से स्टेट में बैठा है, उस स्टेट की राज्य सरकार को स्टैंप ड्यूटी का पैसा यूनियन गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगा। अब कुछ लोग कहेंगे ये बाइंग सेलिंग है तो ये तो डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए स्टैंप ड्यूटी का भी वही हिसाब है जो रोड टैक्स वगैरह का था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट अलग नहीं होते कि ये डायरेक्ट टैक्स का अलग डिपार्टमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स का अलग डिपार्टमेंट। ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में क्लियरली डिफाइन करते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो टैक्स बुक के अंदर भी इसकी कोई क्लियर बात है नहीं। वैसे बोलने को बोल सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स है, बट कुछ जगह ऐसा भी आपको लगे कि इनडायरेक्ट टैक्स जैसा है कि आप सेलर को दे रहे हैं, सेलर सरकार में जमा कर रहा है, विल नॉट वेस्ट टाइम। आप पुराने पेपर देख लो, प्रोफेसर भी सेव खेलते हैं, वो ये सब में नहीं जाती डायरेक्ट टैक्स है, तो नीड नॉट वरी टू मच। तो हमने देखा इनकम टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एडवांस टैक्स, प्रीएम्प्टिव टैक्सेशन। अब टॉबिन टैक्स, टीडीएस और टीसीएस। मान लीजिए मैं ये जो भी पाउंड करेंसी को जो यूएन में कन्वर्ट करूं, फिर दूसरे दिन मुझे सपना आ जाता है ये जो भी यूएन है उसको डॉलर में कन्वर्ट करूं, फिर तीसरे दिन सपना आ जाता है डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करूं। तो ये तो करेंसी मार्केट में पूरा दिन नाच गान करते रहेंगे तो क्या होगा, अस्थिरता पैदा होगी। देयर विल बी इंस्टेबिलिटी बिकॉज़ पीपल आर फ्रीक्वेंटली डूइंग करेंसी एक्सचेंज इन वन करेंसी टू अनदर करेंसी। और इससे फिर होगा क्या कि $1 जो 75 में मिलता है वो 83 में हो जाए, फिर वापस 85 में हो जाए। हाउ डू वी स्टॉप दिस, या हाउ डू वी रिड्यूस दिस, इसको कम कैसे करें, कम कैसे करें, सीधी बात है, टैक्स लगा दो तो पब्लिक थोड़ा कम नाच गान करेगी। तो हर एक स्टेज पे जब करेंसी को एक करेंसी से दूसरी करेंसी में एक्सचेंज किया जा रहा है, उस वक्त अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था टॉबिन, उसने कहा एक टैक्स लगा दो, टॉबिन टैक्स। तो फिर क्या होगा, आप 100 रुपये की करेंसी एक्सचेंज करें, मान लो उस पे 2% टैक्स है तो हाथ में 98 आएगा फिर। तो फिर अपने आप सोचेंगे भाई मैं क्यों एक्सचेंज कर रहा हूँ, क्या सच में मुझे और 5-7 रुपये का प्रॉफिट होगा उसके बाद जब मैं ये डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करके इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, क्या इतना मेरा आर्बिट्राज बन रहा है कि नहीं, जो हमने पिलर 1 सी में देखा था वो सब याद करो, येन कैरी ट्रेड वगैरह। तो अपने आप जब आप ऐसा टैक्स लगाएंगे करेंसी एक्सचेंज पे तो अपने आप पब्लिक थोड़ा कम करेगी करेंसी ट्रांजैक्शन को, तो अपने आप चीजें स्टेबल रहेंगी। सो दैट इज कॉल्ड टॉबिन टैक्स। अब टॉबिन टैक्स बाद में टॉबिन टैक्स ऐसा बोल के नहीं लगाते, असल में लगता है जीएसटी। जब भी आप करेंसी को एक करेंसी से दूसरी करेंसी में एक्सचेंज कर रहे हैं तो असल में ये जो भी एक्सिस बैंक या थॉमस कुक की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, करेंसी एक्सचेंज सर्विस, तो इस पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, जीएसटी। एक प्रकार से क्या होगा, फिर आप सोचेंगे करेंसी एक्सचेंज में जीएसटी लग रहा है तो सच में अगर बड़ा प्रॉफिट होने वाला तो ही मैं एक्सचेंज करता हूं, रहने देता हूं। तो दैट इज द टॉपिक। हाँ, तो अमेरिकन इकोनॉमी जेम्स टॉबिन उसने ऐसा टैक्स प्रपोज किया था ताकि लोग करेंसी एक्सचेंज कम करें, तो कौन से एक जगह बैठे रहे। इसको रॉबिनहुड टैक्स भी बोला जाता है। तो क्या ये एक लाइन का मुद्दा भारत में लगता है तो क्या लगता है, असल में जीएसटी लगता है। तो एक लाइन का मुद्दा और हम पंचायत करने नहीं बैठेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, टीडीएस टीसीएस क्या है। टीडीएस क्या है, देखिए
मैं फ्रीलांस फैकल्टी का काम करूँ, मतलब जिसकी कायमी नौकरी नहीं है, कभी इस कॉलेज में, कभी उस कॉलेज में 2-2 5-5 घंटे पढ़ा के जो पैसे कमा ले, दैट इज़ फ्रीलांस फैकल्टी। अब पूरा महीने मैंने ऐसा पढ़ा हो और यूनिवर्सिटी मुझे पे करे ₹10,000, तो स्वाभाविक है इस पे इनकम टैक्स तो मुझे भरना चाहिए सरकार में। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि भाई मेरी भी चुप और सामने यूनिवर्सिटी वालों को आपकी भी चुप, बोलना मत कि मैंने लेक्चर लिया था, मैंने पैसा कमाया था, तो फिर तो कोई इनकम टैक्स है ही नहीं। तो हाउ टू स्टॉप दिस? इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके आया टीडीएस। टीडीएस क्या कहता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी ने मुझे ₹10,000 पे करने, एक फैकल्टी, तो सरकार कहेगी देखो इस पेमेंट पे 10% टीडीएस कटेगा। इसका मतलब 10,000 का 10% क्या होगा? ₹1,000। तो यूनिवर्सिटी ₹1,000 सरकार में जमा कर देगी कि हमारे यहाँ एक मृणाल पटेल नाम का आदमी आया था, ये उसका पैन कार्ड नंबर है और उसके नाम का ₹1,000 ये हम जमा कर रहे हैं। तो देन आई विल नॉट गेट ₹10,000, आई विल गेट ओनली ₹9,000। तो मेरा पैसा ऑलरेडी कट गया, मुझे 9,000 ही मिले और बाकी 1,000 जो थे वो यूनिवर्सिटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर दिए। अब मैं फंस गया 2 कारण से कि मुझे वो 1,000 अनलॉक कराना है, तो मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके फॉर्म भरने पड़ेंगे, तो वो सीधा पूछेंगे भाई कितना कमाते हो, इनकम टैक्स भरते हो कि नहीं वगैरह। और अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वो पैसा मेरा गया, वापस नहीं आएगा। तो आइदर वे इनकम टैक्स वालों ने कुछ तो नींबू निचोड़ लिया मुझसे। सो दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब समझो ये अलग टैक्स नहीं है, बेसिकली ये आपके इनकम टैक्स के साथ एडजस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मुझे पूरा महीना इधर-उधर पड़ा के ₹20,000 इनकम टैक्स भरना था और यूनिवर्सिटी वालों ने ₹1,000 तो ऑलरेडी जमा कर दिया, तो अब मुझे सिर्फ 19,000 ही इनकम टैक्स सरकार में जमा करना है। तो टीडीएस एडजस्ट कैसे होगा? वो अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस ऐसी क्यों रखी ताकि मैं छुपा नहीं सकूँ, मैं फंस जाऊँ और मुझे डिक्लेयर करना पड़े। दूसरा, हमने देखा था ये जो भी ओल्ड टैक्स रेजिम में तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन हो कि मैं महीने का 7 लाख कमाता हूँ और मेरा तो ₹1,000 इन लोगों ने कट कर लिया, जबकि मुझे तो ₹0 इनकम टैक्स भरना था, क्योंकि हमने कल देखा था ₹7 लाख तक तो प्रैक्टिकल इनकम टैक्स है नहीं, नो प्रॉब्लम। तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? मेरा टीडीएस का पैसा रिफंड कर देगा, वो भी ब्याज के साथ कि बैंक में इतना ब्याज चला है तो इस हिसाब से तुम इतना रखो। सो इन दैट केस आई विल गेट टैक्स रिफंड। तो टैक्स रिफंड कब आता है टीडीएस में? जब आपकी टैक्स लायबिलिटी असल में कम हो और टीडीएस आपका ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो भी पेमेंट कर रहा है उसने काट दिया। तो दैट इज टीडीएस। ये सब आपके हैंडआउट में दिया है माइंड मैप के साथ, नथिंग टू वरी। यूनिवर्सिटी 10,000 देने वाली थी तो 9,000 ही दिया, बाकी 1,000 सरकार ने जमा कर दिया। वो अनलॉक करने के लिए मुझे फॉर्म भरना पड़ा, तो मेरी एक निकल गई, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब सरकार क्या करेगी? ये तो एक एग्जांपल था। ऐसे तो पूरे देश में कितने सारे ट्रांजैक्शन चलते होंगे जहां पर पब्लिक हाइड करती होगी, तो सरकार क्या करेगी? नींबू निचोड़ेगी, टीडीएस लगाएगी। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई इन्फ्लुएंसर है, टेक्निकल वीरू जी या कोई, तो नया फोन उनको OnePlus वाले गिफ्ट में दे दे कि इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बनाओ, या फिर कि उनका नया फोन लॉन्च होने वाला है तो बिजनेस क्लास वाले एरोप्लेन में उनको 5 स्टार फैसिलिटी के साथ बुलाया जाए कि आप आओ और अच्छा रिव्यू वीडियो बनाओ हमारा। तो यहाँ पर आप समझो एक प्रकार से पेमेंट तो हो रहा है, कैश में नहीं हो रहा है, काइंड में हो रहा है। काइंड मतलब वस्तु के रूप में कि मुफ्त में फोन दे दिया, मुफ्त में आपको बिजनेस क्लास का प्लेन टिकट करवा दिया। तो सरकार चाहेगी कि ये भी असल में तो यू आर मेकिंग सम गेनफुल इनकम, और इनकम है तो भाई हमको इनकम टैक्स लेना है, कैसे लेंगे? टीडीएस काटेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी इसको फ्री बाय मिली टेक्निकल गुरुजी को 30,000 का फोन, 30,000 का एरोप्लेन टिकट, तो मतलब इसको फ्री बाय मिली 60,000 रुपीज़, जो एक प्रकार से उसकी टैक्सेबल इनकम में गिना जाएगा। लेकिन वो डिक्लेयर ही नहीं करे तो, मेरी भी चुप और तेरी भी चुप करे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? कंपनी को पकड़ेगी। ये जितनी भी ऐसी कंपनियां हैं उनको बोला जाता है कि आप जो इन्फ्लुएंसर को पेमेंट करोगे, चाहे ऐसा फ्री टिकट या फोन भी है, तो जो भी वैल्यू है उसका 10% सरकार में जमा करो, और ये इन्फ्लुएंसर का नाम का पैन कार्ड जो होगा वो लिख के हमको देना ताकि हम उस पे पकड़ सके उसे। तो दिस इज कॉल्ड टीडीएस ऑन इन्फ्लुएंसर। ये भी समझो इनकम टैक्स ही है असल में तो, लेकिन इस टीडीएस को कहा गया इन्फ्लुएंसर टैक्स। हालांकि ये इन्फ्लुएंसर टैक्स नाम का कोई टैक्स है नहीं, ये तो इनकम टैक्स ही है, ये तो बोलने की बात है कि इनका भी इस तरह से कट होता है पैसा, दैट इज कॉल्ड टीडीएस। अब कुछ लोग इधर जेम्स बॉन्ड बन जाते हैं, उनका ये कहना है देखो फोन तो 30,000 का दे दिया ना, तो अब आपको 10% के हिसाब से 3,000, तो 3,000 तो एक्स्ट्रा देने होंगे कंपनी ने, क्योंकि उखाड़ के तो फोन में से चिप दे नहीं सकते। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो अपने लिए प्रश्न है ही नहीं भाई। आप यूपीएससी क्लियर करोगे, मेरिट के हिसाब से आईआरएस ऑफिसर बनोगे, तो आपको एकेडमी में सब सिखाएंगे उसको कैसे पकड़ना है और क्या कैसे कट करना है। हम एक लाइन में समझना था, समझ लिया। प्रैक्टिकली वो पैसा कैसे कट करेंगे या एडिशनल देंगे, वो सब अपनी चिंता का विषय नहीं है। शादी ब्याह के अंदर भी ये डीजे कैटरिंग वाले, इनको बहुत पैसा दिया जाता है, तो उधर भी सरकार चाहेगी कि ये लोग इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो हम कैसे पकड़े? तो अगेन टीडीएस कांसेप्ट कि रेहाना अनंत अंबानी की शादी में डांस करे, तो रेहाना इज अ सेलर, शी इज प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट सर्विस एंड अंबानी फैमिली इज द बायर। चाहे कैटरिंग है, डीजे बाबू है, कुछ भी है। तो यहाँ पर भी रूल्स हैं कि अगर 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट है तो इस पे टीडीएस कटेगा, जो भी मान लो कि 10 टका, तो 5 लाख रुपए कटेंगे। तो अंबानी 5 लाख रुपए सरकार में जमा करे, रेहाना को कितना 45 मिलेगा, फिर बाकी 5 लाख अनलॉक करने हैं तो वो जाके फॉर्म भरेगी। तो टीडीएस एप्लीकेबल ऑन सच सर्विसेज आल्सो। और धीरे-धीरे करके समझो सरकार बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस लगाती है टू ट्रेस द एक्टिविटीज। उसी तरह आप जब बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो एक प्रकार से आप सेलर हुए जिसने अपना डिपॉजिट सेल किया, और बैंक हुआ जिसने आपका डिपॉजिट बाय किया। और इस पे आप जानते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको मिलेगा, सेविंग अकाउंट है तो। तो यहाँ पर भी ये जो इंटरेस्ट है उसका कुछ टीडीएस कट होकर सरकार में जमा होगा। जो भी मान लो 2 टका है तो 100 रुपए का आपको ब्याज मिलने वाला है, तो बैंक आपको सिर्फ 98 देगी और 2 रुपए सरकार में वो लोग जमा करेंगे कि ये भाई का टीडीएस है ब्याज के ऊपर, ताकि आपको उधर भी फॉर्म भरना पड़े अपना पैसा अनलॉक कराने के लिए, ताकि गवर्नमेंट को सब हिसाब किताब रहे कि आदमी इतना कमा रहा था और इतना हमारे पास टीडीएस आया है और इसको इतना इनकम टैक्स भरना चाहिए। इससे भी एक स्टेप आगे सरकार ऐसा लेके आई कि देखो तुम खुद के बैंक अकाउंट से खुद का 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा अगर कैश में विड्रॉ करोगे, तो फिर बैंक वाला उस पे 2% टीडीएस काटेगा। तो आप समझो आपका खुद का पैसा है, बैंक में से आप विड्रॉ कितना 1 करोड़, तो उस पे 2% के हिसाब से 2 लाख रुपए कट हो जाएंगे और आपको सिर्फ 98 लाख रुपीस ही मिलेंगे। आपके मेरे 2 लाख का क्या, उसके लिए फॉर्म भरो, सरकार से अनलॉक कराना पड़ेगा, ताकि उस स्टेज पे वापस सरकार आपको प्रश्न पूछेगी इतना कैश क्यों विड्रॉ किया है, क्या काम था, ताकि वो जो भी आप उसमें टैक्स इवेजन कर रहे थे तो पकड़ सके। तो इसको भी बोला जाता है टीडीएस। अब आप कहेंगे ये ट्रांजैक्शन में तो मेरा पेमेंट थोड़ी है, तो मैं खुद का पैसा विड्रॉ कर रहा हूं तो इसको टीडीएस क्यों बोल रहा है? भाई उनकी मर्जी है, तो वो उसको जो बोलना चाहिए, अपने को एग्जाम पास करनी, 2 लाइन में याद रखो। अगर आपको इस पे बहुत मतलब आक्रोश हो जाता है, माय एडवाइस इज सिंपल, आप यूपीएससी पास करो और फर्स्ट प्रेफरेंस में आईआरएस लिखना। फिर जिस दिन आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन बन जाएं तो फिर आप चेंज करवा देना फाइनेंस मिनिस्टर को बोल के कि भाई ये कारण था इसलिए मैं आईआरएस में आया हूं, क्योंकि मुझे इससे दिक्कत थी ये वर्ड से। अंटिल दैट हैपेंस रिमेंबर द थिंग्स एज दे आर। ये सब चल ही रहा था, लेकिन आजकल आप जानते हैं कि पब्लिक पता नहीं कहां से उनके पास पैसे आ जाते हैं और महंगी-महंगी बड़ी कार खरीद लेते हैं, उसके ऊपर लाल बत्ती लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट वुड वांट टू ट्रेस दिस कि तुम्हारे पास पैसा आया कहां से। तो अगर कोई पॉश कार खरीद रहा है तो सरकार उस पे भी टीडीएस जैसा कुछ लगाती है, उसको कहते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब ये मैकेनिज्म थोड़ी अलग है, इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए आप 1 करोड़ की कोई बीएमडब्ल्यू की कार खरीद रहे हैं, तो कार का प्राइस क्या है 1 करोड़। इस पे एक इनडायरेक्ट टैक्स लगता है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी लगता है 28%, तो कितना 1 करोड़ पे 20 मतलब 28 लाख, ये तो वही इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, ये जीएसटी लगेगा। एडिशनली सरकार कहेगी देखो ये जो गाड़ी है इसका जो भी भाव 1 करोड़, इसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा टीसीएस लगेगा, दैट इज कॉल्ड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस। और ये इनडायरेक्ट टैक्स वाला विभाग मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन कस्टम में लेगा, ये वाला लेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब इनकम टैक्स वाला डिपार्टमेंट। वो कहेंगे 1 लाख और चलेगा।
तो अभी आपको गाड़ी कितने में पड़ेगी? 1 करोड़ भाव है, 28 लाख जीएसटी और 1% एक्स्ट्रा टीसीएस है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो बायर ने कार शोरूम मालिक को देना पड़ेगा 1.29 लाख करोड़ रुपए, मतलब 1.29 करोड़ देने पड़ेंगे, 1 करोड़ 29 लाख। फिर क्या होगा? देखिए जीएसटी का पैसा तो आपको रिफंड नहीं होगा क्योंकि आप एक फाइनल कस्टमर है, फाइनल कस्टमर को जीएसटी का पैसा रिफंड नहीं होता, वो तो सरकार में जाता है। लेकिन ये जो 1% टीसीएस आपका एक्स्ट्रा ऐड हुआ और आपने सरकार में जमा किया, ये आपको रिफंड ऐसे मिलेगा कि आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। कि मान लो बाद में आप ऐसा साबित कर दो कि भाई मैं तो एक किसान हूँ, तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम पे सरकार टैक्स मांग नहीं सकती, तो फिर आपका ये जो कट हुआ है वो रिफंड हो जाएगा 1 लाख रुपए। वरना ऐसा पता चला करोड़पति आदमी, आपको इनकम टैक्स बनना था तो उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे 1 लाख रुपए की, 9 लाख इनकम टैक्स बनना था तो 1 लाख एडजस्ट 8 लाख ही बनना है। तो ऐसी जो लग्जरी कार आप खरीदते हैं उस पे एडिशनल टैक्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस। वो क्यों लगता है? बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ट्रेस करना चाहता है कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पैसा कमा रहे हो, वगैरह वगैरह। ये भी 30 सेकंड इसको दिमाग में उतारो। कुछ दम है नहीं ये सब मुद्दों में। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी इट इज मच इजी टू एक्सप्लेन दिस। आज से 10 साल पहले मुझे सिखाना तो मुझे खुद ही तकलीफ आ रही क्योंकि ऐसा फोटो और ये सब ऐसा चार्ट बना नहीं सकते थे, लेकिन अब ये नए नए अपलातून सॉफ्टवेयर का काम आसान है। मतलब आपको कुछ करना है नहीं, देखा याद रहेगा, खत्म। नहीं याद रहा तो लिख के तैयार करो। ये भी आपके हैंडआउट में सब चार्ट बना के दिया है, वो देख लेना। देखिए ये जो टीडीएस होता है वो नॉर्मली टीडीएस क्या है कि कोई आपकी सर्विस खरीद रहा है, जैसे मैं फैकल्टी हूं तो यूनिवर्सिटी मेरी टीचिंग सर्विस खरीद रहा है। रिहाना एक एंटरटेनर है तो अंबानी फैमिली उसकी एंटरटेनमेंट सर्विस खरीद रहा है। तो बायर जो होता है वो टीडीएस काटता है। लेकिन अभी जो हमने पिछली स्लाइड में देखा कार, तो कार में तो कार को बेचने वाले ने आपसे और टैक्स ले लिया, तो उसने क्या किया? टीसीएस कट किया या ऐड किया, तो वो सेलर था। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रांजेक्शन में टीडीएस और टीसीएस लगते हो। आप नॉर्मल कोई ब्रेड बिस्किट खरीदोगे तो सिर्फ जीएसटी नाम का टैक्स लगता है, उसमें पान कार्ड नंबर पूछ के आपको टीडीएस नहीं काटता किराना, वरना वो लंबा हो जाएगा पूरा दिन पान कार्ड नंबर रिकॉर्ड करने में। तो एवरी ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्टेड टू टीडीएस और टीसीएस। ये तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन या आपकी जो इनकम आ रही है उसको टेस्ट करने के लिए होते हैं कुछ कुछ जगह पे। देखिए कुछ ट्रांजेक्शन पे टीडीएस लगता है और कुछ पे टीसीएस लगता है, दोनों ही एक साथ नहीं लगते। मतलब या तो दिन होता है नहीं तो रात होती है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो एक ही ट्रांजेक्शन पे ऐसा नहीं कि टीडीएस भी लगे और टीसीएस भी लगे, कुछ ट्रांजेक्शन पे टीडीएस लगता है, कुछ पे टीसीएस लगता है। दे विल नॉट अप्लाई ऑन द सेम ट्रांजेक्शन। अब कुछ लोग कहेंगे तो बैंक डिपॉजिट पे तो ब्याज है ना, तो उस पे लगता है, उसको टीडीएस क्यों बोलते हैं, उसको टीसीएस क्यों नहीं बोला? भाई आपको याद रहे तो रखो, नहीं याद रहे तो दूसरे टॉपिक तैयार करो, बाकी सरकार को आप सजेशन भेजो कि वो ये सब चेंज कर दे। तो दो चार एग्जांपल याद रखने बात खत्म है। टीसीएस का तो एक ही एग्जांपल याद रखना है, वाली कार का, तो फिर किधर अपने को पंचायत करने की जरूरत है? फिर भी आपको तकलीफ है, देन यू सेंड सजेशन टू फाइनेंस मिनिस्टर की सब आप चेंज करिए, तो मैटर खत्म। 35 पेज का हैंडआउट है, उसमें भी 2-3 पेज का तो इंडेक्स होगा, 5-1 पेज जितना तो मतलब ग्राफिक्स होंगे, 3 पेज जितना तो एमसीक्यू होगा। असल में तो कुछ है नहीं, मतलब दिस इज नॉट इवन अ टॉपिक एक्चुअली, बट इट इज डन। तो खेल खत्म, आप इसको निपटा देना। इसके बाद हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम समझेंगे सब इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के बारे में समझना है। इसके दौरान आप पीवाईक्यू कुछ ट्राई करेंगे कि कैपिटल गेन्स टैक्स कब लगता है। अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। और फ्रेंड्स, तो इनमें से कौन सी चीज पे कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, ऐसा कुछ प्रश्न है आपको? जो भी ठीक लगे वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। चालू, हर्षित, रक्षक, आतिश,
विशेष संजोग मेगा मौली रोही मानव ईशा मुक्ता तोरो सर्वोदमन रोहिणी केसरी जिज्ञासा मुकेश जीतू त्रिनेत्र नेहा मयंक निशा श्री अंशिका हिमशिका आर्य चंचल रोशन पृथ्वीराज शिवानी कपिल कृति प्रणव यश ओमकार जूही रौनक अभिषेक हार्दिक नदिश करेक्ट आंसर। देखिए कैपिटल गेन्स टैक्स कब लगता है? जब आपकी कोई एसेट है जिसको आप प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, जैसे नॉन एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी वैल्यू व्हीकल मशीनरी पेटेंट शेयर बॉन्ड वगैरह। पर्सनल आर्टिकल्स मतलब अपना बेल्ट या ऐसा कुछ है, जूते उस पे नहीं है, ब्रेड बिस्किट पे नहीं है। तो पहला जो कह रहा है कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब बिस्किट या मोबाइल का सेल बढ़ेगा तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा नहीं भाई, उस पे तो जीएसटी लगता है। तो वन इज रॉन्ग, उस हिसाब से ये चला गया, डी चला गया। अब जो बाकी स्टेटमेंट है उसमें देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि आप पेंटिंग खरीदो मोनालिसा की 200 करोड़ में और फिर 50 करोड़ के प्रॉफिट पे बेचो, तो हाँ उस पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लग सकता है। और पेंटिंग की वैल्यू कब बढ़ती है? जब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर थर्ड करेक्ट है तो अब बचता क्या है? तो जब बचेगा बी, 2 एंड 3 ओनली। कि जब भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है या आपने पेंटिंग खरीदा उसकी वैल्यू बढ़ती है तो देन कैपिटल गेन्स टैक्स में अराइज। में का मतलब क्या है? हो सकता है। क्योंकि आप समझो आप बेचोगे तब टैक्स लगेगा ना। इफ यू ओन अ मोनालिसा पेंटिंग 200 करोड़ में खरीदा, फिर 500 करोड़ का अपना बेचो ही नहीं तो फिर तो टैक्स लगेगा नहीं। तो में अराइज मतलब इफ यू सेल देन देयर विल बी टैक्स। अब इस पे भी लोग लड़ने लगे जब एग्जाम खत्म हुई। देखो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी लेकिन बेचोगे नहीं तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा नहीं, यू आर राइट। लेकिन वो तो दोनों ऑप्शन में ऐसा ही है ना कि इट में इंक्रीज, तो उस हिसाब से करेक्ट है बी, 2 एंड 3 ओनली। मतलब ऑफिशियल आंसर की भी वो उस हिसाब से गए थे। तो दैट वाज कैपिटल गेन्स टैक्स। फिर एक बार उन्होंने पूछा, अब याद करो कल हमने पढ़ा था टैक्स जो बंद हो गया, कि आप ये ऑनलाइन जो भी आउट ऑफ फोटोशॉप या गूगल एड्स खरीदे तो फॉरेन कंपनी के प्रॉफिट पे कॉर्पोरेशन टैक्स है और जो सेलिंग प्राइस है उस पे टैक्स लगता था। इक्विलाइजेशन लीवाई जॉब बंद हो गया, लेटेस्ट बजट ने इसको इक्विलाइजेशन लीवाई को बंद कर दिया। अब इस पर 2018 में प्रश्न पूछा था जिसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स ही अबॉलिश हो गया ना, तो इस पे दिमाग खर्च करने का बहुत काम नहीं है। और वैसे भी जो प्रश्न पूछा वो टेक्निकल था, उसको समझाने में और 5 मिनट लगे जो अब काम का नहीं। बट यस वंस दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन इक्विलाइजेशन लीवाई एंड इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन क्योंकि ये टैक्स आया 2016 में और प्रश्न पूछा 2018 में और वो भी टेक्निकल उसका इंटरप्रिटेशन पूछा था। फिर अब हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स ही बंद हो गया। तो हमेशा ये भी याद रखना है कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना भी जरूरी नहीं है। अगर आप जितने भी ऑल इंडिया रैंक 1 है उनका प्रीलिम का मार्कशीट देखो तो 200 में से उनके मतलब कट ऑफ के बॉर्डर लाइन में मार्क्स रहते हैं, जबकि रैंक 99 है उसके असल में प्रीलिम में मार्क्स ज्यादा है, रैंक 25 के प्रीलिम में मार्क्स ज्यादा है, रैंक 274 के प्रीलिम में मार्क्स ज्यादा है। तो उसका पीछे क्यों रैंक है? उसका रैंक 1 क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीलिम में ज्यादा स्कोर लाओ तो उसका कोई मेडल नहीं मिलता है। फाइनल जो रैंक बनता है वो तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क है। एक से ज्यादा फिर हर जज को समझना या सॉल्व करना भी जरूरी नहीं है। कमिंग बैक, इसके बाद जीएसटी वाला हैंडआउट में मैं अपलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड कैसे करते हैं आप जानते हैं, वो मोबाइल ऐप से देख रहे हैं, प्रोफाइल पे जाइए, कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 12 बेल आइकन दबाओ तो पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको। और अगर लैपटॉप से देख रहे हैं ये वाले लिंक पे जाइए, कोर्सेज लेटेस्ट, वहां पर पीसीबी 12 अपडेट बटन क्लिक करो, राइट हैंड से साइड बार खुलती है। तो वी आर डन विद द इनकम टैक्स वाला हैंडआउट एंड नाउ वी आर मूविंग टू द इनडायरेक्ट टैक्स वाला हैंडआउट। तो पहला हैंडआउट खत्म 2A1, अभी हम लोग जा रहे हैं 2A2 में जिसमें ये जीएसटी और बाकी इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में हमको समझना है। सबसे पहले तो हम लिस्ट याद करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? जो आपने सेलर को जमा किया, सेलर सरकार ने जमा करे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी। 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल डीजल उस पे यूनियन गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी लगती है। बाकी जितना माल सामान है गुड्स एंड सर्विस जैसे ये आइसक्रीम है, मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, उन सब पे लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ये विमल गुड का दूसरे टॉबैको प्रोडक्ट है वो यूनिक केस, उसके दो जाके टैक्स लगते हैं। एक लगता है एनसीसी नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी और दूसरा लगता है जीएसटी। तो दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आई गिव यू 30 सेकंड्स, पहले तो ये लिस्ट याद रखो। इसके बारे में और भी डिटेल में हमको पढ़ना ही है, लेकिन ये पहले लिस्ट कम से कम कान में सुना होना चाहिए कि 5 जात के टैक्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझ में आपको पता है पेट्रोल डीजल पे लगती है एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी होती है, आप देखो वो परसेंटेज में नहीं होती, वो ऐसा है 20 रुपीज पर लीटर। पेट्रोल पे 20 रुपीज पर लीटर एक्साइज ड्यूटी। मतलब ये जत्थे के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नहीं बोला कि 18% जीएसटी ऐसा कुछ। तो जब भी ऐसा टैक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट। उसके मुकाबले मान लो पेप्सी कोला कुछ आपने खरीदा, टीवी फ्रिज मोबाइल खरीदा, उस पे लगता है मैंने आपको बताया जीएसटी। जीएसटी एक्सप्रेस कैसे होता है कि 28% ऑफ प्राइस, 18% ऑफ प्राइस। तो यहाँ आप समझो ये सोडा कैन में कितना मिलीलीटर है उसकी बात वो नहीं कर रहा है, वो सीधा वैल्यू के हिसाब से मांग रहा है कि ये 100 रुपये का कैन है तो उसका ये 28 रुपीज टैक्स चलेगा। तो प्राइस या वैल्यू के परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है। तो ये जीएसटी और बाकी सब टैक्स को हम क्या कहते हैं? एड वैलोरम टैक्सेस, क्योंकि वो वैल्यू पे चार्ज होते हैं, वो क्वांटिटी पे चार्ज नहीं होते। तो एक्साइज ड्यूटी नॉर्मली क्वांटिटी पे चार्ज होता है। वहाँ वो ये नहीं बोला कि 100 रुपये के पेट्रोल पे 20 रुपये टैक्स है ना, वो क्या बोला 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 20 रुपये टैक्स है। वो 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये का है, 200 रुपये का है, दैट इज मटीरियल, दे आर कंसर्न अबाउट द क्वांटिटी। क्या लगे 30 सेकंड, पहले तो ये वर्ड दिमाग में उतारो। हाँ तो एड वैलोरम टैक्स मतलब वो कोई अलग टैक्स है ऐसा नहीं चौथे प्रकार का, वो बेसिकली जीएसटी या ऐसे टैक्सेस की बात करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस होते हैं। और अगर जो इनडायरेक्ट टैक्स परसेंटेज के रूप में नहीं एक्सप्रेस हो रहे तो हम कहते हैं स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट है, पर यूनिट। नाउ ऑब्जर्व, मान लीजिए एक गाड़ी है, रतन टाटा बेच रहे हैं कि जिसका कॉस्ट प्राइस है 60, उस पे टाटा को प्रॉफिट 40, तो सेलिंग प्राइस होगा 100 और सरकार के इस पे मान लो 18% जीएसटी चलेगा किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो भाव कितना ग्राहक को लगेगा? 118 रुपीज। तो मान लो कार पे ये सिचुएशन है। अब प्रश्न कि अगर ये जो कार पे जीएसटी 18% था इसको बढ़ा के अगर 28 किया जाए तो क्या होगा? तो दो बातें हो सकती है। पहला, रतन टाटा ये सोचे कि अगर मैं कार का प्राइस अभी और बढ़ा दूंगा तो ग्राहक खरीदेंगे नहीं, तो वो ये कहे कि ठीक है देखो गाड़ी का कॉस्ट प्राइस तो चेंज होगा नहीं, जो भी स्टील रबर लगा है 60 रुपये का, लेकिन मैं अपना प्रॉफिट जो है उसको मैं कम एक्सेप्ट करूंगा, अभी मैं 40 की जगह 32 रुपीज का प्रॉफिट स्वीकार कर लूंगा। तो फिर सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 60 प्लस 32 तो कितना? 92। तो अब गाड़ी का सेलिंग प्राइस उन्होंने खुद कम कर दिया 92 और सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया 18 का 28। लेकिन अब कोई चिंता नहीं है कस्टमर को, क्योंकि 92 के ऊपर 28% जीएसटी लगेगा, तो भी फाइनल प्राइस कितना होगा? प्राइस प्लस जीएसटी 118 रुपीज। तो यहाँ पर टाटा ने क्या किया
भाव को आगे बढ़ने नहीं, मतलब टैक्स को आगे जाने नहीं दिया, खुद एब्जॉर्ब कर लिया या पीछे खींच लिया। इसको हम कहें बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स बर्डन। बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स बर्डन। देखिए 30 सेकंड पहले बात दिमाग में उतारो, क्योंकि इसके बाद और इसकी एडवांस चीज आएगी। ओके, सो बैकवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स बर्डन मींस व्हाट? सरकार टैक्स बढ़ाएगी पर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने ऊपर ले लेगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। कुछ केस में टाटा सोचे नहीं, मैं तो अपना प्राइस चेंज नहीं करूंगा, जनता भोगे जितना भी टैक्स बढ़ाए। तो अगर ऐसा हो तो कॉस्ट प्राइस तो 60 रुपये था, टाटा का मेरा प्रॉफिट जो था 40 का 40 मैं तो रखूंगा, तो सेलिंग प्राइस तो 100 ही रहेगा। और सरकार ने कहा नहीं जीएसटी बढ़ा के 18 का 28 करते। तो फिर अब समझो अब क्या होगा, गाड़ी का भाव बढ़ जाएगा, कि 100 रुपये की गाड़ी है, 28% जीएसटी है, तभी 128 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया। अगर टाटा ऐसा करे कि जो बर्डन है उसको आगे पास कर दे कस्टमर की तरफ, तो हम कहेंगे फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स बर्डन। फॉरवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द टैक्स बर्डन। ये 10 सेकंड इसको दिमाग में उतारो। अब प्रश्न, तो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग होगा कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा? जब भी टैक्स को, अगर जीएसटी या कोई टैक्स उसको बढ़ाया जाए, बैकवर्ड शिफ्टिंग मतलब सेलर अपने सर पे ले ले, फॉरवर्ड शिफ्टिंग मतलब कि जो बायर है उसके सर पे थोप दे। तो वो डिपेंड करता है। मान लीजिए सोडा या चॉकलेट है, तो वो तो सब नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट है ना, उसमें बहुत सारा कंपटीशन भी है। तो उस वक्त अगर कंपनी प्राइस बढ़ा देगी, टैक्स फॉरवर्ड शिफ्ट कर देगी, तो कस्टमर सोडा नहीं पिएंगे, हम कुछ और पी लेंगे, हम चॉकलेट नहीं खाएंगे, हम कुछ और रसमलाई खा लेंगे, तो कस्टमर चला जाएगा। तो यूजुअली बैकवर्ड शिफ्टिंग कब होगा कि नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट है, बहुत सारे राइवल प्रोडक्ट हो, सोडा चॉकलेट वगैरह में होगा। ऑन द अदर हैंड मान लीजिए कोई एसेंशियल कमोडिटी है, जैसे दवाइयाँ हैं, मिल्क है, गुटखा है। गुटखा भी एसेंशियल कमोडिटी है, जिसको आदत लग गई है, जो एडिक्ट है उसके लिए वही ऑक्सीजन और हवा पानी खुराक माँ बाप सब कुछ वही गुटखा ही है, गुटखा। इन दैट केस जो कंपनी उसको पता है कि तो इसको जमा के लेना ही पड़ेगा, तो देन कंपनी क्या करेगी, फॉरवर्ड शिफ्टिंग, वो भाव बढ़ा देगी, मतलब टैक्स चढ़ा देगी जनता के ऊपर। तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा कि बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ये डिपेंड करेगा, एक तो फैक्टर क्या होगा कि वो एसेंशियल कमोडिटी है कि नहीं, कस्टमर कितना डेस्परेट है उसके लिए, दैट विल बी अ फैक्टर। अब ये जो बात है कि वो कस्टमर कितना डेस्परेट है, इन अदर वर्ड्स हमकी डिमांड क्या है, और सामने बहुत सारे राइवल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चॉकलेट में होता है, तो हम उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, उस केस में आप समझो कंपटीशन ऐसा होगा कि कंपनी ने खुद ही कुछ अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, प्राइस कस्टमर पे प्राइस बढ़ा नहीं सकेगा। तो सप्लाई डिमांड के सब कर्व होते हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि ऐसा कर्व बनता होगा, मुझे ऐसा कर्व बनता होगा, और उसकी इलास्टिसिटी होगी। इलास्टिसिटी मतलब क्या, कि चॉकलेट का थोड़ा भी भाव बढ़ेगा तो शायद आप चॉकलेट खाना छोड़ दोगे, तो उसमें इलास्टिसिटी अलग होगी, उसकी प्राइस और सामने आपकी डिमांड की। गुटखा का ऐसा है, उसका भाव बढ़े तो भी अगर आप एडिक्ट है तो आप खरीदते ही रहेंगे, उसकी इलास्टिसिटी उस हिसाब से अलग होगी डिमांड की। वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के मुद्दे जो हम पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि पिछले 13 साल में सिर्फ एक दो बार ही पूछा, बट दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। तो सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स विल डिसाइड कि ये जो भी टैक्स आया उसका बैकवर्ड शिफ्टिंग होना है कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग होना है। यूजुअली ये पाया जाता है कि जब ये एक्साइज ड्यूटी या ऐसे जो स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट होते हैं, जो क्वांटिटी या जत्थे पे लगाए जाते हैं, इसमें फॉरवर्ड शिफ्टिंग इज मोर लाइकली टू हैपन। क्योंकि नॉर्मली ये ऐसी चीजें होती हैं, समझो पेट्रोल ऐसी चीज है कि उस पर अब रिलायंस कहते हैं कि ये तो हम आगे फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे टैक्स, तो जख मार के आपको भरना ही पड़ेगा, पेट्रोल के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं। उसी तरह सिगरेट है और बाकी जो भी प्रोडक्ट्स पे ऐसी कोई टैक्स लगाई जाती है, देन इट इज लाइकली कि उसमें फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगा। तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग इज मोर लाइकली टू हैपन इन केस ऑफ स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट, फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी। तो ये जो स्पेसिफिक मतलब प्रश्न हमको ये हो कि एक्साइज ड्यूटी आपने ऐसे क्यों लिखा है कि क्वांटिटी पे चढ़ेगा, परसेंटेज पे चढ़ेगा, ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया है, और सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है? क्योंकि अगर स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट चार्ज किया जाए, तो फिर थोड़ा भी उसमें टैक्स आप बढ़ाते हैं तो उसका फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, कंपनी पास इज ग्रेटर बर्डन टू दी कस्टमर। इससे अगर मान लीजिए सरकार की फायदा क्या है, पब्लिक पेट्रोल कम खरीदे, तो फायदा ये कि पॉल्यूशन कम होगा। उसी तरह मान लो सिगरेट के ऊपर ऐसा लगाया जाए कि पर सिगरेट यूनिट पे स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट, और उस पे इंक्रीज करेंगे हम लोग, तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा टैक्स का बर्डन, तो आदमी कम फूकेगा एक हद के बाद। तो ये उसके फायदे कि आइदर प्रोडक्ट प्राइस विल बी रिड्यूस, या फिर वो पैकेट में क्वांटिटी कम देगा सिगरेट की, तो भी उसकी लत कम हो जाएगी। इसके नुकसान क्या है, ऐसा जब भी आप क्वांटिटी के हिसाब से स्पेसिफिक टैक्स पर यूनिट चार्ज, पर नुकसान क्या है? इसको एडमिनिस्टर करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपने फैक्ट्री के बाहर एक इंस्पेक्टर को बिठाना पड़ेगा, तो चेक करेगा कितना लीटर पेट्रोल जा रहा है, कितने बॉक्सेस ऑफ सिगरेट जा रहे हैं, और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट उसको रिश्वत दे देगा, तो तकलीफ हो जाएगी ऊपर टेस्ट करना। तो दिस स्पेसिफिक टैक्सेस पर यूनिट दे आर बी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, इसलिए बहुत कम जगह पे लगाए जाते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल में तो समझो एडमिनिस्टर करना आसान है, क्योंकि भारत में पेट्रोलियम रिफाइनरी कितनी होगी, मे बी 10 12 15, उसके बाद खड़े कर दो इंस्पेक्टर, इट इज इजी टू मैनेज। अब ये सब में से लेटेस्ट सीएपीएफ में एक प्रश्न पूछा गया, क्योंकि बुक्स के अंदर इसका सीधा सीधा जवाब तो है नहीं, ये तो सब इंटरप्रिटेशन की बात है। तो अभी मेरा ये मानना है कि इसका जवाब होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको लगता है कुछ और होना चाहिए, नीड नॉट वरी, ऑफिशियल आंसर क्या है तो रिविजिट करेंगे। आई गिव यू 40 सेकंड्स, इसको आप देखिए, इसका जवाब मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। हाँ, तो बर्डन ऑफ द टैक्स वो बाहर सेलर पे, अब बाहर से टैक्स कलेक्ट करो कि सेलर से करो, इससे वो फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क जो पड़ता है फैक्टर क्या थे, एसेंशियल कमोडिटी है कि नहीं, उस हिसाब से फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्टिंग होता है। और अल्टीमेटली कैसे डिपेंड करता है, सप्लाई डिमांड का पे। बोथ आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। फिर हमने ये देखा स्पेसिफिक वर्सेस एड वैलोरम टैक्सेस। अब इसके बाद का मुद्दा है फायदे नुकसान इनडायरेक्ट टैक्सेस के। एक्सटर्नलिटी हमने समझा था कि थर्ड पार्टी को क्या असर होता है। मान लो एक सीमेंट फैक्ट्री है, इसका मालिक तो खुश है, मजदूर भी खुश है कि नौकरी मिल गया, पर आसपास की बटरफ्लाई खुश नहीं है, लोग खुश नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव असर है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो इसे हम क्या कहें, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी एक्साइज वगैरह का फायदा क्या है, कि अगर आपको लगे कोई सेक्टर या इंडस्ट्री नेगेटिव असर कर रही है, आप उस पर टैक्स बढ़ा दो। कि पॉलिटिंग इंडस्ट्री पे जीएसटी ज्यादा लगाओ, सिगरेट के ऊपर ज्यादा लगाओ टैक्स, अल्कोहल के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाओ, क्योंकि ये समाज के लिए खराब है, एनवायरमेंट के लिए खराब है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स का एक फायदा है कि वी कैन एड एक्स्ट्रा टैक्सेस फॉर प्रोडक्ट हैविंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो एक इकोनॉमिस्ट आर्थर पिगू उन्होंने कहा ये सब हो सकता है, इसलिए इन सब चीजों पर जो ज्यादा टैक्स लगते हैं, लगता तो जीएसटी एक्साइज वगैरह है, इसको हम कहते हैं पिगुवियन टैक्सेस। तो पिगुवियन टैक्सेस मींस व्हाट, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब हम उसको हाई क्वांटिटी या परसेंटेज में लगाएंगे खराब चीजों के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स में हमने तकलीफ देखी थी, उसका बेस नैरो था, क्योंकि आप जानते हैं नीचे जो 5-7 लाख रुपए कमा रहे हैं उनके तो टैक्स है नहीं, तो बेस नैरो की मिडिल क्लास उसमें भी 7 लाख से ज्यादा कमा रहे तो इनकम टैक्स है।
बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है जैसे जीएसटी, तो उसका तो बेस एकदम वाइड है कि पिरामिड के नीचे में छोटे से छोटा व्यक्ति भी जिस दिन वो कुछ भी ब्रेड बिस्किट खरीदेगा, ही कैन नॉट अवॉइड जीएसटी, तो भरना ही पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वाइडर बेस, ये इसका फायदा है। तो हम फायदे देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी के। पिगुवियन हो सकता है, मतलब हार्मफुल कंजम्पशन को कम करने के लिए ज़्यादा टैक्स लगा दो। यहाँ पर वाइडर बेस होता है, ज़्यादा लोगों से आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक जो ट्रेडर है वो सरकार के लिए ये टैक्स कलेक्ट करके सरकार में जमा करेगा। यानी कि हर एक ट्रेडर एक प्रकार से टैक्स कलेक्टर बन गया है, और वो भी ऑनररी। ऑनररी मतलब बिना सैलरी लिए जो नौकरी कर रहा है। तो रिमेंबर, जीएसटी और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसमें सेलर आपसे पैसा सरकार में जमा कर रहा है, तो सेलर एक प्रकार से ऑनररी टैक्स कलेक्टर है। बिना सैलरी के सरकार के लिए टैक्स कलेक्शन करने वाला वो ऑफिसर है, टैक्स ऑफिसर। नाउ द डीमेरिट्स, नुकसान क्या है ये जीएसटी और बाकी सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के? दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, गरीब आदमी का इनकम का ज़्यादा हिस्सा चूस लेते हैं, जो हमने 2 दिन पहले समझा था। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप चेंज करो, तब प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कितनी सरकार की टैक्स में कलेक्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। गवर्नमेंट रिमेन्स अनसर्टेन, क्यों? मान लीजिए बिस्किट पे टैक्स बढ़ा दिया, अब सरकार बढ़ा देगी तो क्या पैसा ज़्यादा कमाएंगी सरकार? जरूरी नहीं है, पब्लिक बिस्किट खाना छोड़ दे। तो वो उसकी क्या इलास्टिसिटी रहेगी वो थोड़ा प्रिडिक्ट करना मुश्किल रहता है, बिकॉज़ पीपल में शिफ्ट द कंजम्पशन। सिवाय कि कैंसर की दवाई हो या पेट्रोल हो, तब सरकार बोल सकती है कॉन्फिडेंस के साथ कि इवन इफ वी इंक्रीज वी विल बी एबल टू कलेक्ट मोर टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। नेक्स्ट, ये जो भी इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी है, वो तो प्राइस के अंदर छुपा है ना, कोई आपको फ्रूटी तो मान लो ₹25 की है, अब उसके अंदर जीएसटी भी होगा मान लो ₹5 का, पर आपको दिखता नहीं। तो दे प्रमोट लेस सिविक कॉन्शियसनेस। फ्रूटी पीने के बाद आप ये चिंता नहीं करते भाई सड़क में गड्ढे क्यों हैं? मैंने ₹25 की फ्रूटी पी, इसमें ₹5 का जीएसटी मेरा था, तो सड़क ठीक क्यों नहीं? यू विल नॉट टॉक लाइक दैट, क्योंकि आपको वो टैक्स चुभता नहीं है, पिंच नहीं करता। ऑन द अदर हैंड आपके 10-12 लाख रुपए आप कमाते हैं, उसके ऊपर 30% के हिसाब से मान लो ₹3 लाख टैक्स मेरे देने के लिए पिंच, क्योंकि भाई मेरे ₹3 लाख चले गए, ये सड़क क्यों ठीक नहीं है? तो द इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रमोट लेस सिविक कॉन्शियसनेस, नागरिक चेतना वो कम जगाते हैं, क्योंकि प्राइस के अंदर छुपे रहते हैं। लास्टली, अगर कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिले तो कास्केडिंग इफेक्ट होता है। ये मामला क्या है हम लोग कल आराम से पढ़ेंगे, तो अभी इसमें हम जानेंगे क्योंकि खुद में आधे घंटे का मामला है। तो व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हम समझेंगे, अपन वो हम कल समझेंगे। तो हमने स्पेसिफिक और एड वैलोरम टैक्सेस देखे, पिगुवियन टैक्स देखा, मेरिट और डिमेरिट देखे। इसके बाद का मुद्दा आएगा कस्टम्स ड्यूटी, और उसके बाद आएगा जीएसटी। मित्रों अभी हम ये करते हैं कि आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, तो आज इतना ही रखते हैं। बाकी जो पढ़ना है वो हम कल पढ़ेंगे, और सोमवार को भी क्लास है। तो इसके बाद जो है वी विल स्टडी टुमारो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उल्टी हो जाए, तो लेट अस नॉट टेक रिस्क। तो इधर तक अपना बाकी है, इसके बाद कस्टम ड्यूटी जीएसटी वो सब हम पढ़ेंगे, कल भी क्लास है, और मंडे को भी मैंने रात को क्लास रखी है। धीरे धीरे करके हम पढ़ते हैं, तो अभी आई थिंक बेटर वी स्टॉप हियर। तो लेट्स टेक इट, ऑल द बेस्ट।